नमस्कार। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक युग बदलने वाले रणनीतिकार की पहचान है, जिनके बनाए गए सिस्टम आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। सिर्फ 5 साल। जी हां, शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत पर 1540 से लेकर 1545 तक यानी केवल 5 साल राज किया। इतिहास के इतने बड़े कालखंड में 5 साल तो पलक झपकने जितने होते हैं, है ना? लेकिन इस अविश्वसनीय रूप से छोटे से समय में जो कुछ भी हासिल किया गया, वो सच में अचंभित करने वाला है। चलिए सीधे देखते हैं कि आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ। इन उपलब्धियों की लिस्ट देखिए, ये हैरान कर देने वाली है। आज हम जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं, उसे सबसे पहले शेर शाह ने ही शुरू किया था। इसके अलावा विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार, पूरे भारतीय डाक सिस्टम का पुनर्गठन और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार, ये सारे वो कदम हैं जो आज सदियों बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और सत्ता में उनके उदय से। पंजाब के होशियारपुर में एक सामान्य जागीरदार के घर में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका असली नाम फरीद खान था। तो फिर ये फरीद शेर शाह कैसे बन गया? ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही इस लड़के ने बिल्कुल अकेले ही एक बाघ को मार गिराया था। बस इसी अदम में साहस को देखते हुए फरीद खान को शेर शाह की उपाधि दे दी गई और यही नाम आगे चलकर एक बहुत बड़ी पहचान बन गया। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बचपन में अपनी सौतेली मां के बुरे व्यवहार के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा और वो पढ़ाई करने जौनपुर आ गए। इसके बाद उन्होंने अलग अलग शासकों की सेवा की, पहले जमाल खान के यहाँ और फिर बिहार के शासक के यहाँ एक शिक्षक के रूप में। पर सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? 1527-28 के आसपास सैन्य रणनीतियां और युद्ध के तौर तरीके सीखने के लिए वो सीधे मुगल सम्राट बाबर के शिविर में शामिल हो गए। प्रशासन और युद्ध कला की ये सारी बारीकियां सीखते हुए तमाम अड़चनों को पार करके वो अंततः बिहार के राज्यपाल की कुर्सी तक पहुंचे। अब आते हैं उस दौर पर जब खुद मुगलों के साथ उनका सीधा सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और एक नए राजवंश की नींव पड़ी। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मुगलों के खिलाफ शेर शाह की सैन्य रणनीतियां बिल्कुल अचूक साबित हुई। 1537 में उन्होंने बंगाल के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर 1539 में चौसा के मैदान में उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को करारी मात दी और इसके ठीक एक साल बाद 1540 में कन्नौज की निर्णायक लड़ाई हुई, जिसने हुमायूं को भारत छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। हुमायूं को भारत से खदेड़ने के बाद शेर शाह ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की। ये लोधी वंश के बाद भारत में दूसरा अफगान साम्राज्य था और इसका दायरा बहुत विशाल था, पूर्व में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक। अपनी ताकत का एहसास दिलाने और मुगलों को सीधी चुनौती देने के लिए उन्होंने अपने नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए। चलिए अब बात करते हैं उनके प्रशासन के उस हिस्से की जिसे आज भी याद किया जाता है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड। उस समय इसे सड़क-ए-आज़म कहा जाता था और ये कोई साधारण सड़क नहीं थी। जरा सोचिए, एक ऐसा राजमार्ग जो आज के बांग्लादेश के चिटगांव से शुरू होकर दिल्ली और पंजाब से गुजरता हुआ सीधे अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था। सफर करने वालों के लिए सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाए गए। थोड़ी थोड़ी दूर पर कुएं, सराय यानी रेस्ट हाउस और मस्जिदें बनवाई गईं। यहां तक कि एक प्रॉपर चुंगी व्यवस्था यानी टोल सिस्टम भी लागू किया गया। इसके अलावा आगरा से जोधपुर और लाहौर से मुल्तान जैसी कई और अहम सड़कें भी इसी दौरान बनी। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और संचार पर, यानी रुपया और उनका डाक प्रशासन। ये सिस्टम कितने दूरदर्शी थे, ये देखकर वाकई हैरानी होती है। उन्होंने 3 धातुओं की एक नई सिक्का प्रणाली शुरू की और इतिहास का सबसे पहला रुपया जारी किया। इस सिक्के पर देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखावट थी। यही रुपया आज की हमारी करेंसी का आधार है। दूसरी बड़ी चीज थी डाक व्यवस्था। पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता और व्यापारियों के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भी खोल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं प्रशासनिक सुधारों ने आगे चलकर महान मुगल सम्राट अकबर के शासन की मजबूत नींव रखी थी। प्रशासनिक ढांचे के बाद आइए उनके न्यायप्रिय प्रशासन और भ्रष्टाचार पर उनके कड़े रुख को देखते हैं। भ्रष्टाचार से निपटने का उनका तरीका बहुत सीधा और निष्पक्ष था। जब उन्हें लगा कि धार्मिक संस्थानों में वित्तीय धांधली हो रही है, तो उन्होंने मस्जिदों के रखरखाव के लिए मौलवियों को सीधा पैसा देना पूरी तरह से रोक दिया।
इसके बजाय उन्होंने हिसाब किताब रखने और फंड्स को मैनेज करने के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। ये दिखाता है कि न्याय और पारदर्शिता को लेकर वो कितने सख्त थे। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। आइए उनके जीवन के अंतिम और सबसे निर्णायक अभियान कालिंजर युद्ध की ओर चलते हैं। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय चंदेल ने मुगलों के सहयोगी रहे बघेल राजा वीरभान को अपने यहाँ शरण दे दी। शेरशाह ने राजा वीरभान को सौंपने की मांग की और जब ऐसा नहीं हुआ तो 1544 में उन्होंने कालिंजर किले की भयंकर घेराबंदी कर दी। लेकिन यहाँ उन्हें चंदेलों और नागवंशी गोंड राजपूत योद्धाओं के बहुत ही कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कालिंजर किले की मजबूत दीवारों को गिराने के लिए तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा था और तभी एक भयानक दुर्घटना हो गई। बमबारी के दौरान ही एक तोप में भारी विस्फोट हुआ और शेरशाह खुद इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक अगली सुबह तक उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन तभी महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय के नेतृत्व में किले से एक बेहद भीषण जवाबी हमला कर दिया गया। इस अंतिम लड़ाई में शेरशाह को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया। ऐतिहासिक स्रोतों में उनके अंत का जो वर्णन मिलता है वो सच में चौंकाने वाला है। स्रोतों के अनुसार महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय ने एक क्रूर अंजाम का आदेश दिया। शेरशाह को तोप के मुंह पर बांधकर आग लगा दी गई। इस तरह इतने बड़े साम्राज्य के शासक का अंत एक बेहद हिंसक और दुखद तरीके से हुआ। उनके निधन के बाद उन्हें उनके गृहनगर सासाराम में दफनाया गया। एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने इस शानदार मकबरे का निर्माण अपने जीते जी ही शुरू करवा दिया था। एक कृत्रिम झील के बीचों बीच बना ये मकबरा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक बेहतरीन मिश्रण है जो आज भी उस दौर की याद दिलाता है। तो अब अंत में जरा इस बात पर विचार कीजिए, जिस इंसान ने सिर्फ 5 साल के अंदर मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका, हमारी आधुनिक मुद्रा रुपए की नींव रखती और एक ऐसा हाईवे बनाया जिस पर आज भी गाड़ियां दौड़ती हैं, अगर उनका शासनकाल इतनी जल्दी और इतने हिंसक रूप से खत्म ना हुआ होता तो क्या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और ही नहीं होता? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।